प्रिय दोस्तों, स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने मतलब 5 टेस्ट पेपर पढ़ लिए थे। आज अपन छठा टेस्ट पेपर पढ़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आए। इसलिए प्रिय दोस्तों कि आपको रोजाना आधे घंटे से 1 घंटे तक गणित को पढ़ना है और गणित प्रैक्टिस मांगती है। अपन मतलब चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, और ये एग्जाम आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। ऐसा कोई हार्ड नहीं है, आप आराम से समझिए गणित के प्रश्नों को, क्योंकि 25 नंबर एक साथ 25 में से 25 मिल जाते हैं तो काफी सारा मिलता है। इसलिए गणित को कई बच्चे ऐसे छोड़ सोचते हैं कि गणित को छोड़ दूं। आप पढ़ोगे जब भी तो पता चलेगा कि कितना अच्छा समझा यार, हम भी गणित को कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों के पहला सवाल है, आपके वर्त आरेख में संपूर्ण वर्त को विभाजित किया जाता है। मतलब अपने जो लास्ट प्रश्नावली है अपन के वर्ताकार आंकड़ों का वर्गीकरण। तो आप जो वर्त आलेख दोस्तों के बनाते हो, ये जो वर्त आलेख आप बना के आए हो, जैसे इसके अंदर लिखा जाता है, कुछ लिख देते हैं कि मनोरंजन पे खर्च, जमीन पे खर्च, शिक्षा पे खर्च, भोजन पे खर्च। इस आलेख को अपन किस भागों में बांटा जाता है कि त्रिभुजों में, मतलब इसको त्रिभुज की आकृति नहीं कहते हैं, ये त्रिभुजों में तो बांटा नहीं जाता क्योंकि ये इस रूप में हम इनको बांटते हैं। और इस आकृति का नाम क्या होता है कि दोस्तों के जो इस रूप में हम बांटते कि क्योंकि यह से जो वर्ताकार भाग आ गया, इसलिए इसको वर्त में भी नहीं बांटा जाता है। तो ये त्रिभुजों में इसको त्रिभुज तो कहते नहीं, आयत इसको कहते नहीं, तो ये तो बिल्कुल देखते ही गलत हो गए कि इनमें तो इनको बांटा नहीं जाता है। अब रही के वर्तों में, तो ये वर्त तो है नहीं, वर्त तो बिल्कुल गोल होता है। वर्त कैसा होता है? बिल्कुल गोल होता है, तो ये वर्त में भी नहीं है दोस्तों। तो ये हमेशा त्रिज्यीय खंड की आकृति कहलाती है। जो अपन का ये भाग है वो हमेशा त्रिज्यीय खंड की आकृति कहलाती है। तो ऐसा भी आ सकता है कि वर्त आलेख में संपूर्ण वर्त को विभाजित किया जाता है तो त्रिज्यीय खंडों में विभाजित किया जाता है, या पाई आलेख भी आ सकता है, या दोस्तों के वर्त आलेख की जगह अपन के पाई आलेख भी आ सकता है। तो दोस्तों के पाई आलेख होता है, उसको हम किसमें विभाजित करते हैं? पाई आलेख को हम त्रिज्यीय खंडों में विभाजित करते हैं। किसमें करते हैं दोस्तों? त्रिज्यीय खंडों में। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया कि पाई आलेख हो चाहे वर्त आलेख हो, उसको हम किसमें विभाजित किया जाता है? उसको हम त्रिज्यीय खंडों में विभाजित किया जाता है। किसमें किया जाता है? त्रिज्यीय खंडों में। इन आकृतियों को, ये भी त्रिज्यीय खंड है, ये भी त्रिज्यीय खंड है, ये भी त्रिज्यीय खंड है, ये भी त्रिज्यीय खंड है। आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया कि इसको न तो वर्तखंड कहते हैं, न इसको आयत कहते हैं, न इसको त्रिज्यीय त्रिज्यीय खंड इसको कहते हैं। वर्त भी नहीं कहते, त्रिभुज भी नहीं कहते, आयत भी नहीं कहते, वर्ग भी नहीं कहते, गोला भी नहीं कहते, क्या कहते हैं? त्रिज्यीय खंड कहते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, देखो दोस्तों के साधारण ब्याज। सवाल वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन अपन इनको 1 मिनट में ही कर, मतलब मुश्किल से आपको 30 सेकंड लगाएंगे कि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर 10% से बढ़कर, मतलब साधारण ब्याज की दर है 10% से बढ़कर के 13% हो जाती है। मतलब ये दर है वो 10% से बढ़कर के कितनी हो गई? 13%। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 10% थी वो 13% हो गई। इसका मतलब 3% दरें बढ़ जाती है। मतलब 10% से बढ़कर क्या हुई है? 13% हुई। इसका मतलब आपकी दर है वो कितनी बढ़ी भैया? हम आपकी दर 3% बढ़ गई। 3% बढ़ करने पर वार्षिक आय इतने रुपए बढ़ जाती है। वार्षिक आय का मतलब 1 साल होता है दोस्तों। वार्षिक आय का मतलब 1 साल होता है। तो आपकी जो आय है वो 1 साल में इतनी बढ़ जाती। इसका मतलब आपका जो 3% है,
जो आपका 3% है वो दोस्तों इसके बराबर दिया हुआ है। मतलब आपकी जो बढ़त है वो तो प्रतिशत में तो 3 है और रुपये में कितनी ये। तो आप दोस्तों लिख सकते हो कि आप क्या लिख सकते हो, 3% किसके बराबर दिया हुआ है दोस्तों, 3% आपको 240 के बराबर दिया हुआ है। भाई 3% आपको किसके बराबर दिया हुआ है, 3% बढ़ा तो आपका धन 240 से बढ़ा है। अब यहां से अपन 1% का मान निकाल लेते हैं। 1% मतलब 3% 240 के बराबर है, तो 1% 240 बटावा 3 हो जाएगा। तो दोस्तों काटेंगे तो 8 और 0। 1% का मान आपके पास कितना आया, 1% का मान 80 के बराबर आया। किसके बराबर आया। अब बताओ मूलधन कितना होता है, मूलधन 100% होता है। मूलधन क्या होता है, 100% होता है। 1% 80 है तो 100% 100 से गुणा कर देंगे। मूलधन क्या होता है, 100%। इसलिए मूलधन है, इसलिए मूलधन क्या हुआ, मूलधन है। मूलधन हमेशा दोस्तों 100% होता है। इसका मतलब 100% मतलब 80 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपका जो मूलधन निकल करके आ गया वो कितना आया, 8,000 रुपये। यदि मैं इसको गणित के तरीके से दोस्तों करता, पहले 13% से मूलधन को निकालता, फिर मैं 10% से निकालता, फिर उनका अंतर करता, फिर मैं 240 करता, फिर आपके मूलधन आता, तो आपका पूरा पेज भी भर जाता, आप समझ भी नहीं सकते। इसलिए दोस्तों सवाल एग्जाम में आने वाले हैं, 25 में से 25 नंबर आप लाने वाले हो। आप नो टेंशन रहिए। मेरा कराने का तरीका बहुत ही ईजी है दोस्तों, कि यहाँ से 10 से आपके 13 मतलब 3% बढ़ा है। 3% की वजह से इतने रुपए बढ़े हैं, ये भी बढ़ा प्रतिशत में, ये बढ़ा रुपए में। इनको अपन बराबर करके 1% निकाल लिया, फिर अपन मूलधन निकाल लेते हैं जो 100% होता है दोस्तों। क्रय मूल्य भी 100% होता है, वैसे मूलधन भी कितना होता है, 100% होता है। मूलधन कितना होता है, 100% मूलधन होता है। इसलिए 1% को 100 से गुणा करते ही मूलधन आ जाता है। 1% को 100 से गुणा करते ही मूलधन आ जाता है। तो दोस्तों यदि आपको प्रश्न बिल्कुल अच्छा समझ में आ गया कि हमारे को इतना बड़ा सवाल होते हुए भी चुटकियों में करवा दिया, तो दोस्तों अभी आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और दोस्तों को करना है, मतलब बताना है दोस्तों को मतलब गणित के टेस्ट देने हैं, तो मतलब स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के देना है। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, कमेंट करना, आपके कमेंट का वेट करेंगे, आप लाइक करोगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, ये दोस्तों के सवाल है कि 80 किलोमीटर आपके दूरी है। कितनी दूरी है दोस्तों, 80 किलोमीटर दूरी है। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में तय करेंगे। मतलब आपको समय ये निकालना है दोस्तों। तो आपके पास दूरी दे रखी है, दूरी बराबर कितनी है, 80 किलोमीटर है। चाल कितनी है, चाल आपके दे रखी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल भी दे रखा है। अब आप मतलब इसको समझ लो कि ये पहले तो बदलना है कि नहीं बदलना है, कि गुरुजी नहीं बदलना है। क्यों नहीं बदलना है, क्योंकि ये भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब आपको इसको बदलना नहीं है। अब अपन को पता है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में आप 16 किलोमीटर जाते हो। 16 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में आप 16 किलोमीटर जाते हो। अब आपको कह देगा आप 80 किलोमीटर जाना है, तो 1 घंटे में 16, 2 घंटे में 32, 16 का पहाड़ा है तो बोलना 3 घंटे में 48, 4 घंटे में 64, 5 घंटे में 80। ऐसे भी आप 5 घंटे उत्तरे निकाल सकते हो।
और आपको यदि सूत्र याद है तो सबसे बेस्ट है कि आपको समय निकालना है, कितने समय में। समय का सूत्र क्या होता है दोस्तों? समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो आपके पास दोस्तों के दूरी 80 है, चाल 16 है, 16 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? 5 घंटे आपके समय निकल के आ गया। कितना निकल के आया दोस्तों? 5 घंटे। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं मानता हूं कि गणित इतनी अच्छी तरीके से समझाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे, जितना मेरे में होगा उतनी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बस मेरे प्रिय दोस्तों के एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, सब के सब सवाल सही होने। अगला सवाल, अगला सवाल देखो दोस्तों के, अभी अभी ये सवाल है जो मतलब पी क्यू का 4 गुना है, क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ से की गलती हो गई थी दोस्तों, यहाँ से भी है, क्यू पी से लिख दिया मैंने, कितने प्रतिशत छोटा है। तो दोस्तों के यहाँ पर देखोगे अभी मतलब पटवारी के एग्जाम में अभी लेटेस्ट पूछा था, या मैंने 4 गुना दिया, वहां पे 6 गुना पूछा था। तो आप प्रश्नों को इजी मत, हल्के में मत लेना कि एग्जाम में ये के यही आपके प्रश्न आने वाले हैं। यहाँ पर 2 आदमी आपको दिख रहे हैं, पी आदमी और क्यू आदमी। तो दोस्तों के यहाँ पर लिख दिया हमने, पी आदमी लिख दिया और दूसरा आदमी क्यू लिख दिया। अब कह रहा है कि पी क्यू का 4 गुना है, पी आदमी क्यू का 4 गुना है, इसका मतलब ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। पी आदमी क्यू का 4 गुना है, तो बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया। अब ये देखो कि यहाँ पूछा है कम प्रतिशत, क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत कम है, कम पूछ लिया, सूत्र की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो हमें पता है 4 पर कम है, किस पर कम है? 4 पर कम है। तो 4 पर कितना कम है, कम निकालना बाकी करनी पड़ती है दोस्तों। 4 पर 3 कम है, कितना है? 3 कम है, तो 100 पर निकाल लेते हैं। 100 पर निकालेंगे तो 4 से काटा 25 बार, 25 को 3 से गुणा किया, 75% कम है। कितना है दोस्तों? 75% कम है। हमारा 4 नंबर उत्तर निकल करके कितने प्रतिशत कम है? ऐसा कि ऐसा प्रश्न पटवारी के एग्जाम 2025 में पूछा था, और वो मतलब दोस्तों कि यहाँ पर 4 गुना की जगह 6 गुना डाल दिया था, और अपन 6 पर कितना कम हो जाता? 5 हो जाता कि नहीं? तो प्रश्न मतलब पूरे एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल ये कह रहा है कि 65 रुपए में पुस्तक बेचने पर, 65 रुपए में पुस्तक बेचने पर 25% लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मतलब 100 होता है दोस्तों। क्रय मूल्य के लिए अपन को 100 लिखना पड़ता है, उस ऊपर अंश में 100 ऊपर लिख दिया, दिया हुआ यहाँ लिख देते हैं 65 रुपए दोस्तों। 65 रुपए क्या है? इसका विक्रय मूल्य है। तो यह 25% लाभ, इसका अर्थ 125 होता है। तो 125 को यहाँ पर लिख देते हैं। 25 के पाड़े से काटा 4 बार, 25 से काटा 5 बार, 5 के पाड़े से 65 को काट देते हैं। 65 में हम 5 का भाग दे रहे, 5 एकम 5, 1 बज गया 15, 5 दिए 15, 4 गुणा 13। अब दोस्तों 13 को 4 को गुणा करना है, तो कितना आया हमारा क्रय मूल्य? 52 रुपये क्रय मूल्य निकल करके आ गया। क्रय मूल्य कितना निकल के आया? 52। अब देखो दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, ये विक्रय मूल्य एक 25% लाभ, मतलब आपको 125% दिया हुआ है। क्या है सेकंड विधि कि आपको 125% दिया है, 125% आपको दिया है 65। कितना दे रखा है? 125%। ये भी विक्रय मूल्य है। 25% लाभ का मतलब 125 विक्रय मूल्य होता है।
अब आप दोस्तों यहाँ से 1% का मान निकाल लेते हो 65/125। 1% का मान कितना आया? 65/125 आ गया। अब क्रय मूल्य 100% होता है, तो क्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं? क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100 को गुणा कर देते हैं। किससे कर दिया? 65/125। 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा 5 बार, 5 से काटा 13, 13 चौके 52 रुपए। तो दोस्तों किसी भी विधि से कर सकते हो। 25% लाभ का मतलब 125% आपको 65 के बराबर दिया हुआ। बेचना मतलब 25% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 125% हो गया। 125% आपको दिया हुआ था और आप 52 रुपए उत्तर निकाल के लाए। अगला सवाल आप देखो दोस्तों, सवाल आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन किसी व्यक्ति ने फ्रिज, कूलर, पंखा एवं टीवी क्रम से इतने रुपए में खरीदे। मतलब वो फ्रिज खरीद रहा, कूलर खरीद रहा, पंखा खरीद रहा, टीवी खरीद रहा। प्रत्येक सामान का औसत मूल्य, मतलब वो 4 सामान खरीद करके लाता है। कितने सामान लाता है? तो औसत का सूत्र क्या होता है दोस्तों? औसत का सूत्र होता है औसत मूल्य निकालना प्रत्येक का। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की। अब दोस्तों के यहाँ पर अपन क्या करते हैं? ये संख्या तो हमारे पास 4 है। कितनी है? 4 है। एक तो हम फ्रिज लेके आते हैं, 16,000 का फ्रिज है। कितने का है? 16,000 का। 4500 रुपये का कूलर है। 2700 रुपये का पंखा है। और टीवी कितने की लाए? 17,100 रुपये। 17,100 रुपये की टीवी। तो ये कुल मूल्य जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो 0 का 0, इनको जोड़ा 0, 2 7 9 10 की 0 हासिल के 1, 1 हासिल के 6 1 7, 7 4 11 12 13, 13 7 20 की 0 और हासिल के 2, 2 1 3 4। कितना आए दोस्तों? 40,000 रुपये आ गए। कितना आया? 40,000 रुपये। चारों सामान हम 40,000 रुपये में लेकर के आते हैं। और औसत मतलब प्रत्येक का मूल्य पूछे तो भी औसत है, औसत मूल्य पूछे तो भी औसत है, या कह सकता है कि प्रत्येक का मूल्य तो भी औसत है निकालना। अब दोस्तों 4 के पहाड़े से काट दिया, 4 एकम 4, 4 जीरो के 4 जीरो उतार देंगे। हमारे पास तो प्रत्येक का मूल्य या औसत मूल्य है वो कितना निकल के आ गया? 10,000 रुपये। सवाल बड़ा था, आप देख के घबरा जाते हो कि पढ़े ही नहीं। ये नहीं कि अपन को मतलब ये भी आता है। कितना इजी था, जोड़ करके 4 का भाग देना था, फिर भी मतलब 3-4 लाइन का सवाल देखते और गणित से तुम डर के मतलब करते ही नहीं हो। इसलिए फिर ये दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो आप गणित को मत भूलना, क्योंकि गणित ऐसी इजी चीज है, 25 में से 25 नंबर यही दिलाती। अगला सवाल अब देखो देखो, 2 घंटियां, अब ये घंटियां है भाई कि एक तो 20 मिनट और एक 25 मिनट के अंतराल में बजती है। एक साथ बजने के बाद पुणे एक साथ बजने में कितना समय लेती? जब भी दोस्तों के अलार्म घड़ी आ जाए, घंटियां बज जाए, कि छोटी से छोटी संख्या आ जाए, तो इनका मतलब ले से पे लेना है। जब घंटियां बजती है, अलार्म घड़ियां बजती है, या छोटी से छोटी संख्या पूछे, तो हमारे को ले से पे लेना। मतलब ये एक साथ बजने में कितना, तो हमें क्या करना है? घंटियां बजना, अलार्म घड़ियां बजना, छोटी से छोटी संख्याएं ज्ञात करना, तो हमारे को ले से पे लेना। तो हम क्या करते हैं कि 20 और 25 का एलसीएम ले ले। 20 25 का एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं दोस्तों? 20 लिख दिया, 25 किया। आप देखोगे 2 के पहाड़े में 20 आता है कितनी बार? 10 बार। 25 आता है? नहीं आता। फिर देखो दोस्तों किसका भाग जाएगा? 2 के पहाड़े में 10 आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। तो 2 का हम भाग दे देंगे, 2 का भाग दिया 5 बार, और यहाँ 25 के 25 आ गए। आगे कि नहीं?
अब दोस्तों के देखो कि किसका भाग देंगे हम। 2 के पाड़े में तो जाएंगे नहीं, 2 के पाड़े में 5 नहीं आते, 25 नहीं आते हैं, तो हम 5 का ही भाग दे देंगे। 5 एकम 5, 5। फिर एक बार 5 का और जा रहा है, तो एलसीएम क्या आया दोस्तों। एलसीएम आ गया आपके पास 2 गुणा, सबको गुणा कर देंगे। 5 गुणा 5, 5 हम 25, 25 दूना 50, ये आ गया आपका 100। ये क्या आया दोस्तों, मिनट आया। क्या आया, 2 मिनट के बाद वो घंटियां वापिस बज जाएगी, लेकिन चारों ऑप्शनों में 100 मिनट आपके दिया हुआ नहीं, देता तो हम कर देते। अब फिर ये दोस्तों के 100 मिनट का मतलब होता है, इसमें से देखो कि 100 मिनट का मतलब 1 घंटा और 40 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा और कितना भाई, 1 घंटे में 60 मिनट तो बाहर निकाल लिए, बाकी कितने बचे 40 मिनट। तो इसको या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा और 40 मिनट। तो 100 मिनट को क्या लिखते हैं, 1 घंटा और 40 मिनट भी लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर हो गया, बिल्कुल हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है दोस्तों। ये 5 संख्याएं हैं, उनका औसत दे रखा है। प्रथम 3 का औसत भी दिया है, अंतिम 3 का औसत भी दिया है, मध्य की संख्या ज्ञात करनी। अब देखो दोस्तों, हम क्या आगे 5 संख्याएं ले लेते, ये ले लिया ए बी सी डी, ये 5 ले लिए कि नहीं। अब इनका कुल कितना दिया हो दोस्तों, इनका दे रखा 5 गुणा 70, 350। अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल समझा रहा हूं दोस्तों। यहां से लिखा है कि 5 संख्याओं का औसत 70 है, तो कुल कितना हो गया दोस्तों, 5 को हम 70 से गुणा कर देंगे तो कुल हमारे पास से मिले जाएगा। अब कह रहा है कि प्रथम 3 दोस्तों के यहां से यहां तक प्रथम 3, तो अपन क्या लिखेंगे, ए बी सी, इसका क्या लिखेंगे, ए बी सी का 3 का लिख दिया 3 गुणा 60, 180 लिख दिया कि नहीं। प्रथम 3 आ गई कि नहीं, प्रथम 3 का मतलब ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, आ गया कि नहीं। अब ये दोस्तों को कह रहा है कि अंतिम 3, अब देखो अंतिम 3 तो ये हुई कि नहीं, कौन कौन हुई अंतिम 3 बताओ देखा। अंतिम 3 हो गई दोस्तों के सी हो गई, डी हो गई और ई हो गई। अंतिम 3 का है दोस्तों 3 गुणा 75 हो गया। कितना हो गया, 5 15 के 5, 7 21 1 22। अब दोस्तों के यहाँ पर देखो, यहाँ पर मतलब 5 जनों का कुल था कि नहीं, यहाँ 5 जनों का कुल था, तो इनको और इनको अपन ने देखा है कि यहाँ पर देखो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, सी डबल बार है, तो अपन इनको जोड़ लेंगे तो ये संख्याएं क्या हो गई, ये संख्याएं हो गई दोस्तों ए बी सी डी ई, और प्लस में कौन हो गई, सी एक्स्ट्रा हो गई। तो इन दोनों को जोड़ा तो 5 के 5 हो गए, 10 की 0 हो गए, 3 और 1 400 और 5 हो गए। ये दोस्तों के 6 संख्याएं हो गई कि नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको कि ये 5 जने थे, अपन ने लिख के आज प्रैक्टिकल से कर रहा हूं, तो ये 5 का कुल लिख दिया अपन ने। ये 5 जनों को आ गया कि नहीं भाई, भाई 5 छात्र पिकनिक मनाने गए, तो उन 5 का जैसे मान लो ये हो। अब उनमें से 3 का ये प्रथम 3 आ गई, तो प्रथम 3 कौन हुए, ए बी सी डी हुए कि नहीं, इनका अपन ने निकाल लिया। अंतिम 3 तो ये 3 3 6 हो गए, तो इसमें सी एक्स्ट्रा आया है, सी क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। क्योंकि इनको और इनको जोड़ा तो देखो ए बी सी डी ई, सी यहाँ भी है, यहाँ तो सी एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं। अब दोस्तों के ये अपन को पता है 6 जनों का है, ये कितने का, 5 का है, तो इन 6 में से इन 5 का घटा देंगे तो सी का आ जाएगा कि नहीं। इसलिए सी का कैसे आएगा, सी का खर्च, सी का खर्च आ जाएगा दोस्तों 405 माइनस 350, और इनको घटा देंगे तो 5 55। कितना आया दोस्तों, सी कौन है, मध्य का है, मध्य की संख्या कौन सी हुई, सी का खर्च हमारे पास कितना निकल के आया, सी का खर्च दोस्तों 55 रुपए निकल के आ गया। नेक्स्ट सवाल के लिए
अगला सवाल। हाँ, 8वां हो गया था। अब अपन 9वां सवाल करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर लिखा दोस्तों 2 नंबर में एक्स और वाई में 4,000 7,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। मतलब दो व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 4,000 रुपए लगा रहा है, एक व्यक्ति 7,000 रुपए लगा रहा है। तो अपन लिख देते हैं एक्स आदमी तो 4,000 रुपए लगाए दोस्तों, वाई आदमी 7,000 रुपए लगाए। अपन इनको काट सकते हैं, 4:7 आ गया। कितना आ गया? 4:7। अब यह देगा वर्ष के अंत में एक्स को इतने रुपए लाभ अर्जित होता है। मतलब आपको वर्ष के अंत में एक्स को 120 रुपए लाभ अर्जित होता है, वाई का लाभांश ज्ञात करना है। मतलब दोस्तों एक्स का लाभांश आपको दे रखा है, वाई का लाभांश ज्ञात करना है। मतलब आपको एक्स दिया हुआ है, एक्स का लाभ दे रखा है 120 और वाई का आपको ज्ञात करना है। तो वाई का लाभांश, वाई का लाभांश। अब दोस्तों वाई वाला ज्ञात करना, तो वाई वाला ऊपर आ जाएगा, तो वाई वाला 7 आ गया। वाई वाला ज्ञात करना है तो वाई वाला ऊपर आ गया और गुणा दिया हुआ है 120। 120 ये एक्स वाला लाभ है। ये किसका लाभ है? ये एक्स का लाभ, नीचे एक्स वाला अनुपात आएगा। ये एक्स का लाभ है तो नीचे एक्स वाला अनुपात आएगा। ये एक्स का लाभ है तो नीचे किसका अनुपात आएगा? एक्स वाला अनुपात आएगा। एक्स वाला अनुपात है 4। अब दोस्तों 4 के पारे से काट दिया 3 0। 7 को हम 30 से गुणा कर देते हैं तो ये हो गए 7 21 और 0 के 0। कितने रुपए आए दोस्तों? 210 रुपए लाभांश आया, वाई का लाभांश कितना आया? 210 रुपए वाई का लाभांश आया। अगला सवाल दोस्तों, नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर लिखा है दोस्तों पी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण टंकी भरने में 14 घंटे लग जाते हैं। भाई अपन के टंकी में मतलब कहीं छेद होगा, बारीक छेद होगा, या वो रिसाव लेती होगी, कहीं तेड़ चली हुई होगी, कुछ भी हो सकता है। भाई टंकी को ऐसे साधारण नल भरता तो 10 घंटे में भर सकता था, लेकिन रिसाव के कारण उसे 14 घंटे का समय लगता है। संपूर्ण भरी हुई टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? मतलब अपन को पता है कि दोस्तों के ये रिसाव वाला है, इसकी वजह से 14 घंटे का समय लग रहा है। अब अपन को क्या करना है कि यह रिसाव से कितने घंटे में खाली होगी। मतलब अकेली टंकी का कार्य पूछ रहा है। किसका पूछ रहा? अकेले का वो पूछ रहा है। इसलिए अपन दोस्तों के यहाँ पर क्या दिया? पी नल भरता है। पी नल कितने में भरता है? 1/10। पी नल है कि नहीं? आगे लिखा कि मतलब रिसाव, तो अपन लिख देंगे P माइनस रिसाव। इससे क्या हुआ? माइनस क्यों आया? रिसाव कम कर रहा है। ये आया अपन के 1/, क्या आ गया दोस्तों? 1/14। 14 घंटे थे कि नहीं? अब अपन को रिसाव को निकालना दोस्तों, इसमें से इसको घटा देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? घटा देते हैं। तो घटाने पर पी तो कट गया, यहाँ रिसाव बच गया, और यहाँ भी हम घटा देते हैं 1/10 माइनस 1/14। दोस्तों के 14 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं। 14 और 10 का लेसे पे आता 70। कितना आता? 70। 10 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 7 बार। 14 का 5 बार। तो यहाँ आ गया 2/70। 1/35 आ गए। 2 के पारे से काट दिए तो समय कितना हुआ? समय हो गया हमारे पास 35 घंटे। तो घंटे आ जाएगा, घंटे कितना है? 35 घंटे आपके समय निकल करके आ गया। फिर भी दोस्तों के अकेले को लगा समय
अकेले को लगा समय हम कैसे ज्ञात करते हैं? मैंने सूत्र लिखाया था, अकेले को लगा समय, अकेले को लगा समय, इसके लिए सूत्र है दोनों का गुणा बटा दोनों का की, दोनों का गुणा बटा दोनों की बाकी। इससे भी अपन कर सकते हैं दोस्तों, दोनों का गुणा बटा दोनों की बाकी। अब दोस्तों के हमारे पास 10 गुणा 14 था और इनकी बाकी कितनी हुई? 4 की बाकी। बाकी कितनी हुई? 4 की। 2 के पाड़े से हम काट देते हैं, 2 से काटा 2 बार और यहाँ 7 बार, 2 से काटा 5, तो 5 गुणा 7 हमारे पास कितना आ गया? 35 उत्तर। रिसाव एक ही आदमी है, रिसाव का मतलब अकेला ही है, या दो तो है नहीं, तो इसका मतलब अकेले वाला सूत्र भी अपन लगा सकते हैं। और आप ऐसे भी कर सकते हो, एक जना ये P माइनस से रिसाव था। अगले सवाल के लिए, नेक्स्ट सवाल, किसी घड़ी को दोस्तों यहाँ पर दे रखा, लाभ की राशि ज्ञात करनी, 20% लाभ होता है घड़ी को इतने बेचने पर, मतलब आपको लाभ कितना हो रहा है? 20% लाभ हो रहा है। आपको लाभ ज्ञात करना दोस्तों, तो हमारे को लाभ ज्ञात करना है, तो लाभ कितना है दोस्तों? 20% लाभ होता तो लाभ कितना है? 20 ही है। 20% लाभ होता तो लाभ कितना? लाभ तो 20 ही रहेगा कि नहीं? तो लाभ तो हमें 20 ही ज्ञात करना है। दिया हुआ हमारे 840 है। ये दोस्तों विक्रय मूल्य है। अब 20% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 120% होता है। 20% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 120% होता है। तो 120 यहाँ आ गया, 0 से 0 काट दिया, 12 के पाड़े से काटा 7, 20 को हम 7 से गुणा कर देते हैं, तो 140 रुपये लाभ से अर्जित हो गया। कितना हुआ दोस्तों? ये आपके 2 नंबर में 140 रुपये लाभ है। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल यहाँ लिखा है कि 35, 45 और 56 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक का मतलब है 10 के पाड़े में 35 आते हैं, नहीं आते तो काट दो, ये तो आएगा नहीं। 14 के पाड़े में 35 आते हैं, नहीं आते, ये भी नहीं आएगा। 42 के पाड़े में 35 आते हैं, नहीं आते, तो ये भी हट गया। तो ये तो बिल्कुल इजी हो गया। हमारा जो महत्तम समापवर्तक है, 3 ऑप्शन कट गए। महत्तम समापवर्तक का मतलब उसके पाड़े में वो मतलब उस ऑप्शन का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट का पूरा पूरा भाग जाता है तो आपका वो चीज महत्तम समापवर्तक होता है, उसको हम HCF भी कहते हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल सटीक, मतलब नहीं तो कलम चलाने की जरूरत पड़ी, 10 के पाड़े में 35 नहीं आए काट दिए, 14 के पाड़े में नहीं आए काट दिए, आगे चेक भी नहीं करना पड़ा। मान लो इनमें भाग चला जाता तो इसको भी हमें चेक करते, फिर भी अपन निकाल लेते दोस्तों। विधि से निकाल रहा हूं। एक तो हमारे पास 35 है, 5 का भाग दिया 7, 7, 1, एक आपके पास 42 है, 2 का भाग जा रहा 21, 3 का जा रहा 7, 7 का जा रहा, और एक आपके 56 है, 2 का जा रहा 28, फिर 2 का गया 14, फिर 2 का गया 7, 7 का। तो इसका महत्तम क्या हुआ दोस्तों? महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक ऐसी संख्या देखनी है जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ऐसी एक ही संख्या 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 है इसमें भी, तो हमारा महत्तम समापवर्तक 7 है। ये दोस्तों करने का तरीका है। अगला सवाल, सवाल देखो दोस्तों, एक व्यक्ति है, अब सवाल देखो, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से 3 घंटे यात्रा करता है। मतलब वो आदमी क्या करता है, 3 घंटे तक साइकिल द्वारा 40 की स्पीड से जाता है। मतलब व्यक्ति 3 घंटे में 40 की स्पीड से जा रहा है।
तो भाई कि आपको कह देंगे आप 40 की स्पीड से जाना चाहते हो, तो 3 घंटे में कितने जाओगे भाई? भाई आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ लिखा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर जा सकते हो, तो 3 घंटे में कितने जाओगे? 120 चले जाओगे, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में 40 जाते हो, तो 3 घंटे में, 2 घंटे में 80, 3 घंटे में 120। तो अपन दोस्तों के यहाँ लिख देंगे कि 3 घंटे में दूरी कितनी हुई दोस्तों? ये हो गई 3 × 40, 120 की हो गई कि नहीं? अब दोस्तों के ये तो हम 3 घंटे तो साइकिल से गए थे, साइकिल से जाने के बाद आगे देखो, शेष 180 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में अब देखो दोस्तों, वहां तो हम क्या करेंगे, रफ्तार से गए थे। ये जो 3 घंटे हम रफ्तार से चले थे, 40 की रफ्तार से, लेकिन यहाँ पर वो रफ्तार नहीं है। यहाँ पर दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार थी, तो हमें इसको गुणा करा जब दूरी आई थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो 1 घंटे में 40 थी, तो 3 घंटे में हमारे पास 120 आ गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो, ये कह रहा है 180 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, यहाँ स्पीड नहीं है, तो ये कह रहा है कि 2 घंटे में दूरी, 2 घंटे में दूरी, तो यहाँ दोस्तों के आपको 180 लिखनी है। आपको यहाँ पर गुणा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ आपकी स्पीड नहीं है। यहाँ पर हमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है और यहाँ पर स्पीड नहीं। बिल्कुल आप इतना सोच लोगे कि जब स्पीड आ जाती है तो समय से गुणा करना ही पड़ता है। यहाँ पर स्पीड नहीं है, ये 180 किलोमीटर जाता है, वो 2 घंटे में ही जाता है। अब दोस्तों आपको कुल कितना समय लगा? आपको कुल समय लग गया, 3 घंटे साइकिल से गए, 2 घंटे ये गए, तो 5 घंटे में दूरी, 5 घंटे में दूरी कितनी हुई? जोड़ दो दोस्तों, 100, 200, 300 किलोमीटर कितनी आई? अब औसत चाल निकालनी है, औसत चाल, तो 300 में भाग कितने का दे दो? 5 का, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी औसत चाल आ जाएगी, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आई। दोस्तों के समझना है कि यहाँ स्पीड थी तो गुणा करना है, यहाँ पर स्पीड थी इसलिए गुणा किया था, यहाँ स्पीड नहीं थी तो गुणा नहीं करना है। अगले सवाल के लिए अनुपात का सवाल है दोस्तों। यहाँ पर देखो कि 3 आदमी दिए हुए, ए बी सी डी, 3 आदमी दिए हुए, तो 3 आदमी हम लिख लेते हैं। ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी लिख लिया। ए बी है 3 है, 7 है, और ये 2 है, ये 1 नहीं। अब दोस्तों के 2 जगह खाली बच गई, ये खाली बची तो ये पड़ोसी के पास जाके कहेगा कि तू मेरे पास आ जा, इसको यहाँ ले आए। इधर खाली बच गई तो ये इस पड़ोसी को कहेगा तू इधर आ जा, तो ये यहाँ आ गया। अब आपको क्या करना है? गुणा कर देना है। गुणा किया तो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, तो आपका जो तीनों का अनुपात आया 6, 14, 7, 6, 14, 7, 1 नंबर में आपका अनुपात। इसमें भी क्या करना है? यहाँ तो दिया हुआ है, ये पड़ोसी के पास चला गया कुछ लेने के लिए, चाय पानी पीने के लिए, तो ये 7 यहाँ आ गया, और ये भी इस पड़ोसी के पास गया। ऊपर से नीचे नहीं लाना है, पड़ोसी के पास ऐसे खिसक के जाना है, इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं। मजा आया दोस्तों? मजा आया तो अधिक से अधिक मतलब लाइक करना, कमेंट करना है, और आपके जो 25 से 25 नंबर दिलाने का काम है वो मेरा है दोस्तों। और आपके चतुर्थ श्रेणी में किस प्रकार से आपको तैयारी जारी रखना है, आपको रोजाना मतलब लगभग 40 मिनट गणित को देना ही देना है, 1 घंटा दो तो द बेस्ट है। और आप करंट भी पढ़ते रहना, हमारे चैनल पे करंट की क्लासें भी डाली जा रही है।
और दोस्तों के अगला प्रश्न के लिए देखो, अगला प्रश्न 15वां सवाल है कि 1200 रुपए का, देखो साहब, एक वर्ष 6 महीने में 12% दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है दोस्तों। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब पहले 1 साल का निकालेंगे, जो ब्याज आएगा वो मूलधन में जोड़ के फिर बचे हुए सालों का निकालते। तो पहले तो 1 साल का निकाल लेते हैं दोस्तों, बहुत इजी तरीका है। पहला साल, पहला साल, पहले साल में क्या निकाला, 1200 रुपये है। 1 साल है, 12% है बटा, तो हमारे पास आ गया 144 रुपये। अब दोस्तों अगले साल के लिए मूलधन, अगले समय के लिए मूलधन यहाँ लिख रहा हूं मैं आज, अगले समय के लिए मूलधन क्या होगा, ऐसा भी पूछ सकता है। अगले समय के लिए मूलधन हो गया 1200, तो वो रकम थी 144 जोड़ दिए, तो ये हो गए 1344 हुए। तो यहाँ अगले कितने के निकालेंगे, अगले 6 माह का। किसका निकालना है, पहले हमने 1 साल का निकाल लिया दोस्तों। अब अपन को 1 साल 6 महीने का ही चाहिए, तो बाकी बच्चे 1 साल मतलब 12 महीने का तो निकल गया, बाकी हमारे पास 6 महीने बच गए थे। तो यहाँ पर इसके लिए मूलधन कितना होगा दोस्तों, 1344 हो जाएगा, गुणा 12% दर है, और यहाँ पर 6/12 लिखना पड़ेगा। ये 6/12 कई बच्चों के दिमाग में आ गया दोस्तों के। यहाँ जो सूत्र है समुद्र बटा 100, इसमें जो समय है वो वर्ष में आता है। तो 6 महीने में वर्ष 6/12 होता है। 6 महीने में वर्ष कितने होते हैं, 6/12 होते हैं दोस्तों के। 12 से 12 काट दिए, 6 चौके 24 के 4, हासिल के 2, 6 चौके 24, 2 26 के 6, हासिल के 2, 6 3 18, 18 2 20 की 0, हासिल के 2, 6 एकम 6 2 8। अब दोस्तों 100 का भाग देना तो 2 छोड़ के पॉइंट लगा, 100 का भाग देना तो 2 छोड़ के पॉइंट लगा दे। हमारे को ब्याज निकालना है, तो कुल ब्याज कितना आया दोस्तों, कुल ब्याज कितना आया, कुल ब्याज देखो दोस्तों के हमारे को पहले तो 144 रुपये लगे, 144, फिर हमारे को 80.64 रुपये लगे। तो 64 वाला यही उत्तर है, 64 एक में ही है, फिर भी अपन करे लेते हैं। 4 के 4, 12 के 2, हासिल के 1, 1 2 2। दोस्तों यदि वो सूत्र से करते, आपको प्रश्न इजी इसलिए लग रहे हैं कि हम इजी तरीके से आपको टेस्ट करवाते जा रहे हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से हर छोटी छोटी चीज समझा रहे हैं। तो दोस्तों के आप भी मतलब शेयर करने की एक लाइन लगा दीजिए और इसको मतलब वीडियो को इतना देखिए, दोस्तों में इतना शेयर कीजिए। अब आपको रही बात के सिलेक्शन कैसे लेना है, कि सर हमारा लास्ट स्टेप है, अब बहुत कम दिन बचे हैं, हम उनमें क्या करें। दोस्तों के मतलब मेन रोजाना हर प्रश्नावली का एक दो सवाल जो टेस्ट सीरीज आ रही है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और जैसे हिंदी में है, हिंदी मतलब हर मतलब टॉपिक के 2-4 सवाल पढ़ते रहना है। जीके का भी दोस्तों के रिवीजन करना है, जैसे आज भूगोल ले ली तो भूगोल का पूरा रिवीजन कर लो, संविधान ले ली तो संविधान का रिवीजन कर लो। इस प्रकार से अपन मतलब ये एक सुनहरा मौका है जो आपको मतलब सिलेक्शन दिला देगा दोस्तों। इसको मतलब अभी 10-15 दिन के लिए आप व्यर्थ में गंवा दिया, आप अभी भी मतलब मैं मानता हूं अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज इस प्रकार से निकाली है उनके बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है और आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। जय भारत, जय हिंद।